ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 7 बज गए हैं। ये वक्त है न्यूज एट 7 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी के बनारस से बड़ी खबर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। सुरक्षाकर्मी छात्रों को दौड़ाते वहां पर रहे, लेकिन छात्रों की पत्थरबाजी नहीं रुकी। छात्रों ने गमले वहां पर रखे हुए तोड़ दिए, तहस नहस कर दिए और इस दौरान कई थानों की पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। छात्रों को हॉस्टल तक खदेड़ा। विवाद उस वक्त वहां शुरू हुआ जब बीएचयू के राजा राम मोहन रॉय हॉस्टल का एक छात्र गाड़ी से टकरा गया था और छात्र चोट लगने के बाद वो यूनिवर्सिटी के प्रोक्टोरियल बोर्ड में शिकायत करने के लिए गया। आरोप है कि छात्र की सुनवाई करने की जगह उसे वहां से भगा दिया गया और इस बात की जानकारी होने पर हॉस्टल के अलावा बिरला और कुछ और हॉस्टल के जो आसपास थे छात्र वहां इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। फिर पथराव वहां पर शुरू हुआ। काफी देर तक ये बवाल, ये हंगामा यहां पर होता रहा। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिन्होंने इन छात्रों को यहां से खदेड़ा, मामले को शांत करने की कोशिश की। बीएचयू में आधी रात ये बवाल हुआ कि छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच इस तरीके से झड़प की तस्वीरें सामने आई। ये 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों से झड़प हो गई छात्रों की। छात्रों के जवानों पर पथराव करने का आरोप है छात्रों पर और बीएचयू परिसर में गमले जो रखे हुए थे उनको तहस नहस कर दिया। वो तस्वीर भी आपके सामने है और जवानों ने छात्रों को वहां दौड़ाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात जबरदस्त बवाल हो गया। छात्र और प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों के बीच मारपीट और पथराव हुआ, जिसके बाद पूरे कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया। और देखते ही देखते बीएचयू परिसर रणक्षेत्र बन गया। मामूली बहस से शुरू हुआ विवाद मारपीट और पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। छात्रों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ छात्र पत्थरबाजी कर रहे हैं। युवकों ने मुंह को ढक रखा के हाथों में डंडे लिए हैं और प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों पर पत्थर से हमला कर रहे हैं। सड़क पर ईंट पत्थर बिखरे दिखाई दे रहे हैं। मारपीट में कई छात्र घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि किसी बाहरी वाहन से एक छात्र को धक्का लगा। कार्रवाई के लिए छात्र प्रोक्टोरियल बोर्ड के ऑफिस पहुंचे। वहां पर तैनात गार्ड से पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट तक बात पहुंच गई। राजा राम छात्रावास के बाहर किसी छात्र को पीटा गया, जिसके बाद वो प्रोक्टोरियल बोर्ड के ऑफिस पहुंचे थे और वहां पर उनकी जो कहासुनी है वो प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों के साथ हुई। उसके बाद उन्हें वहां से वापस भेजा गया और जब वो वापस जाते हैं तो बिरला छात्रावास से बड़ी संख्या में छात्र बाहर निकल कर आते हैं और जिसके बाद हॉस्टल से बड़ी संख्या में छात्र बाहर निकल आए और सुरक्षा कर्मियों पर टूट पड़े। हालात को बिगड़ते देख तुरंत पुलिस को बुलाया गया। कई थानों की फोर्स, आरएएफ और विश्वविद्यालय सुरक्षा दल को तैनात किया गया। पूरे बीएचयू को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल हालात काबू में हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर देर रात अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते यूनिवर्सिटी परिसर में पथराव शुरू हो गया, क्योंकि छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों में झड़प वहां पर हो गई। हंगामे के बाद जमकर पथराव शुरू हो गया। छात्रों ने प्रोक्टोरियल के जवानों पर मारपीट की, ये आरोप है और वहीं प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों ने ये दावा किया कि छात्रों ने उन पर पथराव शुरू किया। पथराव का आरोप बिरला हॉस्टल के छात्रों पर भी लगा के और इस दौरान गुस्साए छात्रों ने परिसर में रखे जो गमले थे उनको तोड़ दिया, उनको तहस नहस कर दिया। काशी तमिल संगमम के जो पोस्टर वहां पर लगाए गए थे उनको भी फाड़ दिया, जिसके बाद बीएचयू परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बीएचयू में सुरक्षा कर्मियों से झड़प के बाद गुस्साए छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। सड़क के किनारे रखे गमले तहस नहस कर दिए। यहाँ पर ये पूरी तरह से आप देखिए कि इस समय ये स्थिति काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर की हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गमला टूटा हुआ नजर आ रहा है और अब से कुछ ही चंद मिनट पहले ही यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, दूर दूर तक पूरी तरह से सियापा पसरा हुआ है। छात्रों ने हॉस्टल रोड पर संगमम के लिए की गई सजावट को भी खराब कर दिया। काशी तमिल संगमम के पोस्टर और बैनर तक फाड़ दिए। जमकर बवाल हुआ। प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवान और छात्र आमने सामने हो गए। ये तस्वीर कुछ ऐसा ही हाल बयां कर रही है। आप देखिए कि ये पोस्टर फटे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो गमला है वो भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण रही है और उसको नियंत्रित करने के लिए निकटतम थानों की फोर्स पहुंची।
संगमम से पहले कैंपस में भारी तनाव फैल गया। फिलहाल कैंपस में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तमिल संगमम से पहले हुए बवाल ने सुरक्षा कर्मियों की टेंशन को बढ़ा दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बवाल की पूरी वजह क्या रही। बताया गया कि राजाराम हॉस्टल के पास छात्र गाड़ी से टकरा गया था। एक छात्र के टकराने की बात सामने आई, जिसके बाद छात्र शिकायत लेकर प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास पहुंच गए। लेकिन इस दौरान उन्होंने गाड़ी से कहासुनी, गार्ड से कहा जा रहा है, वहां पर कहासुनी हो गई छात्र की और छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद बिरला हॉस्टल के और छात्र वहां पर पहुंच गए, इकट्ठा होना शुरू हो गए और आरोप है कि जिसके बाद छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों पर पथराव करना शुरू कर दिया। और ये पूरी जानकारी जो सामने आई है उसके बाद अभी भी मौके पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन किस तरीके से वहां पर ये विवाद पूरा खड़ा हुआ उसके बारे में ये डिटेल्स हमने आपको बताई। एक छात्र को गाड़ी से बाहर टक्कर लग गई थी और उसके बाद छात्र प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास पहुंचे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि समस्या सुनने के बजाय छात्रों को वहां से भगा दिया गया। बड़ी खबर है, आपको बता दें, गुजरात के वडोदरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, ये रक्षा मंत्री की ओर से बात कही गई है। सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू। सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू की योजना को सफल नहीं होने दिया, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में रक्षा मंत्री की मौजूदगी और वहीं से ये बयान। बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, सरकारी पैसे का इस्तेमाल करना चाहते थे और बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने उनकी योजना सफल नहीं होने दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पटेल कभी भी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने उनकी योजना सफल नहीं होने दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहन भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने पटेल की विरासत को मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग मेरे बहनों भाइयों सरदार पटेल की विरासत को छिपाने और मिटाने की भी उनके द्वारा कोशिश हो रही है, लेकिन उनकी कोशिश किसी भी सूरत में जब तक हम लोग हैं कामयाब नहीं होने देंगे। राजनाथ सिंह ने ये बातें सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित एकता मार्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस खबर पर लगातार रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, यूपी के हमीरपुर से खबर है। हमीरपुर में दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। उन्होंने एक सिपाही को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। मारपीट की खौफनाक तस्वीर हमीरपुर के हरौलीपुर गांव की है, जहां पर सिपाही आशीष मौर्य को इतना पीटा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ग्रामीणों ने पहले आशीष मौर्य को बंधक बनाया, फिर पैर बांधकर बीच सड़क घसीटा। इस दौरान धारदार हथियारों से भी हमला किया गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गांव वाले धारदार हथियार और डंडों से हमला करते दिख रहे हैं। हमले में सिपाही के सिर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। हालात बिगड़ने पर उन्हें पहले जिला अस्पताल और उसके बाद कानपुर रेफर करना पड़ा। बताया जा रहा है कि हरौलीपुर गांव में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद हुआ था। उसी को सुलझाने पुलिस पहुंची थी, तभी अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई और ग्रामीणों ने सिपाही आशीष मौर्य को घेरकर उन पर हमला कर दिया। उसमें दो पक्षों में विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना को अटेंड करने के लिए तत्काल जो दरोगा हैं और जो सिपाही हैं उस चौकी के, वो गए थे। उनके द्वारा वहां पर मौके पर पहुंचने पर जो भीड़ थी उसके द्वारा सिपाही पर हमला कर दिया गया। सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल घायल सिपाही का कानपुर में इलाज चल रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ओडिशा के मलकानगिरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। नशे में एक युवती ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। पुलिस वालों के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी और वहां पर हंगामा करती रही। और इसी हालत में उसने सड़क से गुजर रही कुछ गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, वो युवती बीच सड़क पर खड़ी हो गई और एक ऑटो को रुकवाकर उसके ड्राइवर से बदतमीजी भी की। इसके बाद वहां से एक पुलिस वाला गुजर रहा था। वो अपना हाथ पॉकेट के अंदर रखा हुआ था। नशे की हालत में उस युवती ने पहले उस पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की।
इसके बाद जबरदस्ती उसके पॉकेट से हाथ बाहर निकलवा दिए। कुछ घंटों तक वो युवती ऐसे ही उस सड़क पर ड्रामा करती रही। इस ड्रामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई। पहले पुलिस वाले ने उस युवती को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं समझी तो फिर उसे हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। आगे बढ़े, यूपी के अमेठी से खबर है। यहाँ एक लड़के का स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लड़का पहले पानी की टंकी पर चढ़ा और फिर स्टंट करने लगा, जिसकी कुछ लोगों ने वहां वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। और उस लड़के ने कई फीट ऊपर उस पानी की टंकी पर चढ़कर एक रील बनाया। इस रील में वो लड़का स्टंट करता हुआ नजर आया। कभी वो अपने दोनों हाथों को फैलाता तो कभी बॉडी बिल्डर के जैसा स्टाइल मारता। इस दौरान उसने अपना जैकेट भी उतारा और फिर हवा में लहराते हुए उसे जमीन की तरफ फेंक दिया। इतना ही नहीं, वो ये सब बिल्कुल उस निर्माणाधीन पानी की टंकी के किनारे पर खड़ा था। अगर उसका पैर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता तो वो कई फीट नीचे जमीन पर आकर गिरता। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। ये वीडियो अमेठी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कुछ दबंगों ने एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। लड़के पर उस वक्त हंगामा किया गया, हमला बोला गया जब वो परीक्षा देकर लौट रहा था। शारिक के नाम का छात्र जैसे ही परीक्षा केंद्र से बाहर निकला, उसे गुंडों ने पीटना शुरू कर दिया। एक हमलावर बेल्ट से हमला कर रहा था तो दूसरा लगातार थप्पड़ मार रहा था। तीसरे हमलावर ने हाथ पकड़ रखा था, जबकि चौथे हमलावर ने उसके बाल पकड़ रखे थे। हमले के वक्त रोड पर भारी ट्रैफिक था। आसपास काफी लोग भी मौजूद थे, लेकिन बेखौफ गुंडे छात्र की बुरी तरीके से पिटाई करते रहे और किसी की हिम्मत नहीं हुई वो बदमाशों को रोके। फिलहाल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के आजमगढ़ से अगली खबर है। आजमगढ़ में सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों की अखिलेश यादव ने तुरंत आर्थिक मदद की और इतना ही नहीं, उन्होंने डीएम से बात कर सरकारी मदद का भरोसा भी दिया। रोडवेज की बस की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई थी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आजमगढ़ बलिया रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया था। इस बीच दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के घर घोसी जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पहुंच गए थे। उन्होंने पीड़ित परिवार को मदद दिलाने के लिए तुरंत डीएम से बात की। क्या मदद सरकार करेगी, क्या करेगी मदद, और इस पे प्रस्ताव भेज देना, आप क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को उससे जो मिल जाए। एसपी सुप्रीमो ने पीड़ित परिवार को मौके पर ही समाजवादी पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद की। एक रखिए, 5 भेजेंगे, एक अखिलेश भेज देंगे, हमारे विधायक आ जाएंगे। ठीक है, आप समझौते के साथ बता दो कि सब बात हो गई है और ये घर पे अपना अंतिम संस्कार करें और बच्चों को बुला लो। ठीक है। पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद और डीएम की तरफ से सरकारी मदद का भरोसा मिलने के बाद लोगों ने जाम खत्म कर दिया। बच्चों को बुला लो। ठीक है। यूपी के बलरामपुर से अगली खबर है। बलरामपुर में थाने की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। थाने की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसे मजार की जमीन के रूप में दर्ज करा लिया गया था। 2013 से पहले 2.16 एकड़ जमीन थाने की थी, लेकिन उसके बाद सरकारी दस्तावेजों में मजार की जमीन के रूप में दिखाई देने लगी। उस पर मजार बना दी गई और प्रबंधक पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के भाई को बनाया गया। अवैध कब्जे को लेकर तत्कालीन थानाध्यक्ष ने 2013 में एसडीएम कोर्ट में केस दाखिल किया, जिस पर मार्च 2024 में कोर्ट ने दस्तावेजों को रद्द करते हुए जमीन को थाने की जमीन के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। दूसरे पक्ष ने आयुक्त की कोर्ट में अपील की, जो कि खारिज हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए थाने की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया। अब आगे बढ़े। न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी का उड़ानों पर सीधा असर पड़ रहा है। बर्फ इतनी ज्यादा गिर रही है वहां कि एयरपोर्ट पर रखे विमान के पहिए जाम हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। प्लेन के पिछले हिस्से में लगा उपकरण भारी बर्फबारी की वजह से जाम हो गया। नतीजतन इसे निकालने के लिए एयरपोर्ट के कई कर्मचारियों को काफी देर तक जूझना पड़ा। ये उड़ान लॉस वेगस जानी थी, लेकिन बोर्डिंग के पहले एरोप्लेन के पिछले हिस्से में लगाए गए इक्विपमेंट के बर्फ में फंसने की वजह से मुश्किलें शुरू हो गई। काफी देर के बाद जब बर्फ में जमे उपकरण को निकाला गया, तब जाकर प्लेन को रवाना किया जा सका। अमेरिका में विंटर सीजन की खतरनाक शुरुआत हो चुकी है। बर्फीले तूफान ने कई राज्यों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने जमकर कहर बरपाया के रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया के
ड्राइविंग बेहद ही खतरनाक हो गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतें आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बर्फबारी के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से सड़क पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें बर्फ से पटी पड़ी हैं, जिसे हटाने के लिए स्नो रिमूवल ट्रक की मदद ली जा रही है। उत्तरी न्यू इंग्लैंड के कई इलाकों में तो हालात ये हैं कि कई जगहों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई है। शिकागो एयरपोर्ट पर हुई 8 इंच से अधिक बर्फबारी ने नवंबर में एक दिन में सबसे ज्यादा बर्फबारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। उड़ानें देरी से चल रही हैं, तो वहीं स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने, यात्रा टालने की सलाह दी है। इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बिहार राजभवन का नाम बदल गया है। अब नया नाम बिहार राजभवन का लोक भवन होगा। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ये नाम बदला गया है। नए नाम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर, बिहार राजभवन का नाम अब लोक भवन हो जाएगा। केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राजभवनों का नाम बदल दिया है। अब लोक भवन कहलाएंगे राजभवन, और इसी फहरिस्त में बिहार राजभवन का भी नाम बदला गया है, जो कि अब लोक भवन कहलाएगा। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ये फैसला लिया गया है, ये नाम बदला गया है, और नाम बदलने की जो अधिसूचना है वो केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। तो बिहार राजभवन का नाम बदल दिया गया, अब नया नाम लोक भवन है। अक्सर चोरों को ये लगता है कि एटीएम में हमेशा पैसे रहते हैं, और इसलिए जब एटीएम को वो तोड़ नहीं पाते तो उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, और जब खोलते हैं तो उनके हाथ खाली रह जाते हैं। कर्नाटक के बेलगावी में चोरों ने एटीएम मशीन से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब मशीन नहीं खुली तो एटीएम को ही कंधे पर उठा लिया और 200 मीटर तक पैदल चलने के बाद एटीएम मशीन को गाड़ी में लादकर फरार हो गए। इस वारदात को अंजाम देने के लिए 3 चोर आए थे, 1, 2 और 3। सीसीटीवी की नजर से बचने के लिए सबसे पहले एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन को काटा। हालांकि तब तक डीवीआर में उनकी तस्वीर रिकॉर्ड हो चुकी थी और एटीएम मशीन ले जाते वक्त भी बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी करतूत कैद हो गई। बताया जा रहा है कि इस एटीएम मशीन में सिर्फ 1 लाख रुपए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन तीनों चोरों की तलाश में है। यूपी के अमरोहा से अगली खबर है। अमरोहा में एक लड़की ने परिवार से अपना हिस्सा मांगा, लेकिन ये बात उसके भाई को इतनी नागवार गुजरी कि भाई ने ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। 32 साल की योगिता चाहती थी कि पिता की पुश्तैनी जमीन में से एक हिस्सा उसे भी मिले। आरोप है कि जिद से योगिता का भाई नाराज हो गया और धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। जांच में पता चला कि कुछ दिन पहले योगिता के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार में पिछले कई दिनों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और यही विवाद अब खूनी अंजाम तक पहुँच गया। इनका प्रॉपर्टी को लेके परिवार में विवाद चल रहा था। इनके भाई पे हत्या करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है। घटना के बाद योगिता का भाई घर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। राजस्थान से अगली खबर है। राजस्थान के दीग में एक बेटे ने मां को 7,000 रुपए दिए थे, और जब वापस मांगने पर मां ने वो पैसे बेटे को नहीं दिए तो बेटे ने मां की हत्या कर दी। रुखसाना को भी नहीं पता होगा कि जिस बेटे को उसने जन्म दिया वही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। बेटा होटल में काम करता था और वहीं से उसने 7,000 रुपए कमाए थे। इन पैसों को उसने अपनी मां रुखसाना को रखने के लिए दिए, और जब पैसे वापस मांगे तो रुखसाना ने पैसे वापस करने से मना कर दिया। आरोप है कि इसी के चलते गुस्साए बेटे ने रुखसाना के सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। लड़के ने अपनी मां से 7,000 रुपए अपने मांगे थे। उस बात को लेकर उसने मना कर दिया। उसकी मां ने मना करने पर उसने पास में रखे चबल उठाकर उसके सिर में मार दिया। अब रुखसाना के पति ने अपने ही बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाया है। यूपी के महाराजगंज से खबर है। यहाँ पिछले दिनों एक सिर कटी लाश मिली थी। इसको लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में ये बात सामने आई है कि अंबुज भारद्वाज की हत्या उसी के दगाबाज दोस्तों ने की थी। 6 महीने पहले अंबुज भारद्वाज आयुष नाम के युवक के संपर्क में आया, फिर दोस्ती हुई और 26 नवंबर को अंबुज उसी साथी के साथ कार से एक कार्यक्रम में शामिल होने गया, लेकिन फिर कभी लौटा नहीं। 28 नवंबर को पिता ने 20 साल के बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस दौरान महाराजगंज में सिर कटी लाश मिली। जब शव की शिनाख्त की गई तो पहचान अंबुज भारद्वाज उर्फ ऋषु के रूप में हुई। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने मिलकर की थी और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
1 दिसंबर को पुलिस ने आयुष और मेराज नाम के 2 युवकों को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि हत्या से पहले शराब पार्टी की गई और उसी दौरान अंबुज से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद कुल्हाड़ी से अंबुज की गर्दन काट दी और फिर सिर और धड़ को अलग अलग जगह फेंक दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को वारदात वाली जगह पर ले जाकर उनकी निशानदेही पर शव को बरामद किया। 80 साल की बुजुर्ग महिला और उसके परिवार की बेरहमी से पिटाई के मामले में कोर्ट ने बिहार के अरवल की डीएसपी और 2 दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद से डीएसपी और दरोगा दोनों ही फरार हैं। मामला 4 महीने पहले का है, जब डीएसपी पुलिस बल के साथ अरवल के इस घर में पहुंची। पैक्स चुनाव में हुए विवाद के बाद इस तरह से छापेमारी की कि मानो कोई पुलिस नहीं आतंकी को पकड़ने गई हो। पुलिस वाले तेजी से घर में दाखिल हुए और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला को एक पुलिस वाले ने खींचकर किनारे किया तो वहीं पास में खड़ा दूसरा पुलिस वाला महिला को मारने लगा। टीम में महिला पुलिस थी, लेकिन पुरुष सिपाही ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की। उसके बाद दरवाजे पर इतने लात मारी कि दरवाजा टूट गया। आरोप है कि इसके बाद घर वालों की बेरहमी से पिटाई की गई। इसी मामले में घोड़े पर सवार महिला डीएसपी को समन किया, लेकिन पुलिस वाले कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब डीएसपी और दोनों दारोगा फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। इस वक्त यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के बुलंदशहर में मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों की, और जिसमें 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान जो है 2 बदमाशों को गोली लगी है, ये बात सामने आई। बड़ी खबर, बदमाशों पर युवक को गोली मारने का आरोप है और बदमाशों के पास से हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के बाद की तस्वीर आपके सामने। 3 बदमाश दबोच लिए गए, जिनको गिरफ्तार किया गया है, और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है। ये जानकारी सामने आई। युवक को गोली मारने का इन पर आरोप था। पुलिस लगातार इनको ढूंढ रही थी। अब इनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया। रुबैया सईद किडनैपिंग केस में सीबीआई की जमकर फजीहत हुई है, क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई को बड़ा झटका देते हुए शफात अहमद शांगुलू को रिहा कर दिया और सीबीआई की ओर से दाखिल कस्टडी अर्जी को भी खारिज कर दिया। सीबीआई को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि शफात अहमद शांगलू का चार्जशीट में कहीं जिक्र नहीं है। कोर्ट ने फैसले में शांगलू को निर्दोष बताया। बस मेरी कर दिया, इंसाफ किया, कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। सर क्या कहेंगे? ये सच की जीत है, कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। सीबीआई ने देश के पूर्व गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के मामले में शफात अहमद शांगलू को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। 8 दिसंबर 1989 को रुबैया सईद का अपहरण हुआ था। कोर्ट में सीबीआई ने दलील दी कि शांगलू आतंकी संगठन JKLF से जुड़ा था और रुबैया सईद अपहरण केस में भी शामिल था। जांच एजेंसीज ने दावा किया कि शांगलू लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था और यासीन मलिक का करीबी सहयोगी भी था, लेकिन चार्जशीट में शफात शांगलू का कोई जिक्र नहीं था। इसीलिए सीबीआई को शांगलू की कस्टडी नहीं मिली और उसे रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद शांगलू ने कहा कि उसका ना तो आतंकी संगठन JKLF से कोई संबंध था और न ही यासीन मलिक से। SIR के काम में जुटे एक और BLO की जान चली गई है। ये खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से सामने आई है। जिस BLO की जान गई वो शिक्षक थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। परिवार का दावा है कि कमलकांत शर्मा SIR के चलते दबाव में थे। सुबह वो स्कूल पहुंचे और वहीं पर उन्हें चक्कर आया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब जिला प्रशासन ने मृतक BLO के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही। उधर बरेली में भी एक टीचर अजय अग्रवाल की जान चली गई, जो SIR के काम में जुटे हुए थे। अजय अग्रवाल की मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बताई जा रही है। कुछ दिन पहले बरेली में BLO रहे सर्वेश गंगवार की भी ड्यूटी के दौरान जान चली गई थी। बिहार से खबर है। बिहार की चुनावी हार को विपक्ष स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तर्क यह है कि बिहार का चुनाव बीजेपी ने वोट चोरी करके जीता है। आज इसको लेकर रामगोपाल यादव ने बड़ी बात कही। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को सावधान कर दिया है। अब रामगोपाल यादव ने नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र कर नई बहस छेड़ दी है। अगर सामान्य तरीके से वोट के जरिए से कोई सत्ता में आता है तो उसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन असामान्य तरीके से 3 तिक्रम से आता है
तो उसका लोगों ने रिजल्ट देखा है नेपाल और बांग्लादेश में। रामगोपाल यादव ने कहा कि अभी तक एसआईआर की चर्चा क्यों नहीं होती थी। 14 से पहले क्या एसआईआर हुई थी? 14 हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी बने, अब उन्हें क्या दिक्कत हो गई थी जो ये सब कराना पड़ा? ये सब तिकड़े में चल रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए। इससे पहले अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि जब से बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका लगा, तब से ही बीजेपी बेचैन हो गई। श्रीलंका में दितवा तूफान तो आगे बढ़ गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। तूफान के बाद आई बाढ़ का कहर वहां लगातार जारी है और मुश्किल वक्त में भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। श्रीलंका के कई शहर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लोगों का सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जिंदगी को बचाने की जंग अब भी जारी है। संकट की इस घड़ी में पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत ने अपने हेलीकॉप्टर भेजे हैं, जो लगातार बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। उधर समुद्र के रास्ते भारत की नौसेना के जहाज आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी खाने का सामान और दवाइयां लेकर कोलंबो पहुंच चुके हैं। श्रीलंका इस वक्त बाढ़ की मार से बेहाल है। भारत समेत दुनिया के कई देश वहां सहायता भेज रहे हैं, लेकिन मदद भेजने के नाम पर पाकिस्तान ने फिर एक बार अपनी बेशर्मी दिखाई है। बाढ़ और तूफानग्रस्त श्रीलंका को राहत सामग्री भेज रहे पाकिस्तान ने फिर से नीच हरकत कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका को जो राहत सामग्री भेजी वो एक्सपायर हो चुकी है। अब राहत सामग्री की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिसमें एक्सपायरी डेट 2024 की लिखी हुई है, यानी 1 साल पहले ही यह सामान बेकार हो चुका है और अब इसे पाकिस्तान श्रीलंका के बाढ़ पीड़ितों के नाम पर खपा रहा है। हद तो यह है कि श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायोग ने सप्लाई की गई राहत सामग्री की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को लॉन्च किया है। हालांकि गुजरात में बनने वाली ई विटारा भारत में लॉन्च होने से पहले विदेशों में अपना जलवा दिखा चुकी है। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में मारुति सुजुकी ने पूरी धूमधाम के साथ ई विटारा को लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर ई विटारा 543 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। ग्राहकों की सुविधा के लिए मारुति सुजुकी ने बैटरी बदलने से जुड़े कई प्लान भी पेश किए हैं। ये इलेक्ट्रिक कार 2 व्हील ड्राइव के साथ 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगी। मारुति ने ई विटारा में लग्जरी के साथ सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा है, इसीलिए कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार में 7 एयर बैग होंगे। साथ ही ABS, EBD, ADAS और ब्रेक असिस्ट जैसे आधुनिक फीचर्स भी शामिल हैं। ई विटारा को भारत एनकैप की ओर से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ के 7 बड़े मॉल में छापेमारी हुई है। FSDA की 14 टीमें ये कार्रवाई कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट में हेरफेर का आरोप है इन पर। लुलु हाइपर मार्केट में छापेमारी की गई। लुलु हाइपर मार्केट को बंद कराया गया है, ये बड़ी खबर है। लुलु मॉल में डबरू द चाप दुकान पर भी एक्शन हुआ है। बिना लाइसेंस के दुकान चलाने का इस पर आरोप है। और सिनेपोलिस मॉल में भी FSDA का एक्शन दिखाई दिया। खाद्य सुरक्षा नियमों को लेकर ये कार्रवाई हुई है। तो लखनऊ में ये बड़ी छापेमारी हुई FSDA की टीम की। 14 टीमें हैं जो अलग अलग हिस्सों में जाकर के कार्रवाई कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट में कहा यह जा रहा है कि हेरफेर इन्होंने किया है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। काफी हंगामा और विवाद के बाद अब ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं। सस्पेंस खत्म हुआ तो नई बातें निकलकर सामने आ गई हैं। पता चला कि इमरान खान स्वस्थ हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, और इसका खुलासा उनकी बहन उज़्मा खान ने किया। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। उज़्मा खान जेल में भाई इमरान खान से मिलने गई थी। जेल के अंदर करीब 20 मिनट तक भाई बहन के बीच बातचीत हुई। जेल से बाहर निकलने के बाद बहन उज़्मा ने बताया कि बातचीत के दौरान इमरान खान ने न सिर्फ मेंटल टॉर्चर की बात कही, बल्कि और भी कई गंभीर आरोप लगाए। सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है। इस बयान से साफ हो गया कि रावलपिंडी के अदियाला जेल में पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साजिश के तहत इमरान खान का टॉर्चर कर रहा है।
यूपी के बिजनौर से खबर है। बिजनौर में बाइक और कार की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई और यह हादसा शनिवार को हुआ था, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। बाइक अपने तय रूट से आ रही थी, लेकिन शायद कार वाला गलत लेन में कार लेकर आया और उसी से यह हादसा हो गया। कार की टक्कर में बाइक सवार तीनों युवक कई फीट ऊपर उछलकर नीचे गिर गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा बर्बाद हो गया, जबकि बाइक का पुर्जा पुर्जा बिखर गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर घायलों को अस्पताल ले जाने के बजाय कार छोड़कर भाग गया। हादसे में बाइक पर बैठे इंटर कॉलेज के क्लर्क की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाप बेटे गंभीर तौर पर घायल हैं। बाइक वालों ने भी अगर सावधानी बरती होती तो हादसा टल सकता था। सड़क पर चलिए तो बहुत सावधानी से, क्योंकि जीवन अनमोल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।